चैप्टर 5 है ना, चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री यानी यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिन्होंने एक ज्योमेट्री दी जिसमें कुछ पोस्टुलेट भी हैं और एक्सोएम्स भी हैं। तो ध्यान दो पहले इधर, यानी कि पोस्टुलेट और एक्सोएम्स, ये ठीक है, ये हमें इन्होंने गिवन की है। तो देखो पहले इधर, पोस्टुलेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका यूज करके किसी एक्सोएम्स को हम प्रूफ करें। मतलब पोस्टुलेट जो होता है वो तुम्हारा एक प्रूवल स्टेटमेंट होता है, एक प्रूवल स्टेटमेंट होता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट बोलते हैं। मतलब जैसे हम यहां पर कंडीशन गिवन कर देते, जैसे मैंने यहां पर ये बोला, एक बेसिक एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया यहां पर कि एक प्लेन में तुम डिफरेंट रेडियस के कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो कहीं से भी, ये पोस्टुलेट है। मतलब इन्होंने यूक्लिड्स ने ये बोल दिया कि तुम एक प्लेन में मतलब कि डिफरेंट रेडियस के सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो और कहीं से भी, डिफरेंट सर्कल के रेडियस को हम ड्रॉ कर सकते हैं और कहीं से भी, ये इनका एक पोस्टुलेट है। अब जैसे सपोज करो, अब इसका यूज हमें जैसे एक्सोएम्स में करना हो कि मतलब सर्कल रेडियस 2 सेंटीमीटर ये हमें दिया जाए। अब इसको तुम्हें ये प्रूफ, मान लो इसमें तुम्हें ये बताना हो कि मतलब क्या हम प्लेन में ये सर्कल बना सकते हैं, क्या प्लेन में हम ये सर्कल बना सकते हैं। तो मतलब अब ये तुम्हारे पास ये एक्सोएम्स उन्होंने दे दिया कि इसको तुम्हें ये बताना है क्या एक प्लेन में एक सर्कल है, 2 सर्कल है, 4 सर्कल है, क्या ये बना सकते हैं। तो जब तुम ये बना सकते हो इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को जब तुम प्रूव करोगे तो तुम्हारे पास ये पोस्टुलेट उन्होंने पहले ही तुम्हें गिवन कर दी कि मतलब कि ड्रॉ एनी सर्कल एनी रेडियस, ठीक है, इन द प्लेन। क्लियर है ना, मतलब कि किसी भी रेडियस का मतलब कहीं पर भी सर्कल हो तुम प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो और कितने भी। तो इसका मतलब इसके द्वारा हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है पोस्टुलेट का मतलब यहां पर सिर्फ इतना है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका यूज करके हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट। और जिस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, एक्सोएम्स। बताओ कोई डाउट है यहां पर। अब देखो यहां से कुछ पोस्टुलेट के बारे में पहले समझ लो। जैसे पहला तुम्हारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन भी है, पहली डेफिनेशन आएगी तुम्हारे पास लाइन की। बोर्ड पर ध्यान देना, आज इनके बेसिक रिप्रेजेंटेशन भी सीख लो और लाइन के बारे में तुम्हारे पास जो जनरल नॉलेज है वो भी तुम्हें होनी चाहिए कि मतलब बेसिक नॉलेज क्या लाइन के बारे में। लाइन हमने यहां पर बना ली, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट तुम्हारा बी है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। तो देखो यहां पर लाइन, मतलब लाइन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम यहां पर ये बोलेंगे बोथ पॉइंट सिचुएटेड एट इनफाइनाइट पोजीशन। दोनों पॉइंट तुम्हारे इनफाइनाइट पोजीशन पर सिचुएटेड हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइंस बोलते हैं। मतलब ये वाला पॉइंट तुम्हारा ए है और ये वाला पॉइंट तुम्हारा बी है, यानी कि बोथ पॉइंट सिचुएटेड एट इनफाइनाइट पोजीशन इज कॉल्ड लाइन। तो लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि तुम दोनों तरफ एरो साइन रिप्रेजेंट करोगे और एरो साइन रिप्रेजेंट इनफाइनाइट पोजीशन। जो एरो साइन है वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, यहां पर इनफाइनाइट कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि तुम यहां पर लाइन को डिफाइन करोगे बोथ पॉइंट situated at infinite position
इसमें मैंने तुम्हें यह बताया है कि दोनों पॉइंट सिचुएटेड होते हैं इनफाइनाइट पोजीशन पर, इसका मतलब लाइन है। अब दूसरा पॉइंट यहां पर आता है हाफ लाइन। देखो कोरिलेटेड टॉपिक हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा लाइन के बारे में, इसको हम रे भी बोलते हैं, रे। तो हाफ लाइन, अभी तक मैंने लाइन के बारे में पढ़ा था कि इसके दोनों पॉइंट इनफाइनाइट पोजीशन पर सिचुएटेड है। अब हम पढ़ेंगे यहां पर हाफ लाइन। तो हाफ लाइन का मतलब यह है कि एक पॉइंट इसका इनफाइनाइट पोजीशन पर होगा और दूसरा पॉइंट फाइनाइट पोजीशन पर होगा। मतलब यहां से देखो ए कॉमा बी, या मैं यहां से ये बोलूं ए कॉमा बी, देखो भाई यहां पर ये दोनों ही तुम्हारी मतलब हाफ लाइन है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए बी, और जिस पॉइंट पर इनफाइनाइट पोजीशन है उधर ही एरो साइन होना चाहिए। अभी बी पर इनफाइनाइट है, अब जैसे इस वाले केस में किस पर इनफाइनाइट है, ए पर, तो इसका मतलब अब तुम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे। मतलब अब ये किस पर इनफाइनाइट शो हो गया, ए पर। क्लियर है इतना? हाँ, मतलब इनिशियल पॉइंट तुम्हारा एक फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, और अब ये हम ये भी नहीं बोल सकते, पहले समझो पहले इस चीज को। मैंने यहां पर रे क्यों बोला है, रे मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि जब भी अगर हम टॉर्च की रे की बात करें, अगर तुम टॉर्च को जब जलाते हो तो तुमने देखा जहां से उसका मतलब जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो वाला पॉइंट तो फाइनाइट हो गया, और जहां तक तुम देख पा रहे हो उसकी रोशनी को, वो पॉइंट इनफाइनाइट पोजीशन पर है। हो सकता है तुम कम दूर तक देख पा रहे हो, जो सामने वाला बंदा वो और दूर से देख रहा हो उसको। तो मतलब क्या है इसका मतलब, तो यहां पर लिखोगे 1 point at finite and other at infinite and other at infinite। बताओ किसी कोई डाउट है यहां पर? अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक जो कवर किया था वो हमारे पास लाइन थी और हाफ लाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का मतलब पहले समझो, एक फाइनाइट डिस्टेंस जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो तुम्हारी लाइन सेगमेंट होती है। मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पॉइंट ए एंड बी सिचुएटेड एट फाइनाइट पोजीशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मतलब डिफरेंस दोनों में समझ में आया, लाइन और लाइन सेगमेंट में। लाइन में दोनों पॉइंट इनफाइनाइट पोजीशन पर होते हैं और लाइन सेगमेंट में दोनों पॉइंट फाइनाइट पोजीशन पर। तो लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से, और चाहो तो ऐसे कर सकते हो ए बी, और ऊपर तुम लाइन सेगमेंट का साइन बना सकते हो। इसका मतलब है ए और बी दोनों ही तुम्हारे फाइनाइट पोजीशन पर है। क्लियर है? यहां पर तुम एरो मत बना देना, क्योंकि एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट पोजीशन। तो तुम यहां पर लिखोगे बोथ पॉइंट्स एट फाइनाइट पोजीशन। ठीक है, इतना क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का पहले फिगर देख लो सभी। ये तुम्हारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये वाला ए कॉमा बी और सी और डी, ये वाला पॉइंट हो गया ओ, ये तुम्हारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, अब जब इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर ये हैं तो इसका मतलब ये है ए बी और सी डी। ठीक है, तुम यहां पर लिखोगे इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ओनली अ वन पॉइंट दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। या तुम ये लिखोगे यहां पर बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। मतलब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती हो कॉमन पॉइंट पर, तो उनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। देखो यहां से जो दोनों लाइनें हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब समझते रहना, यहां पर
इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के बारे में पहले समझ लो। पहले हम पैरेलल लाइंस का यहां पर, पैरेलल लाइंस को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी सी और डी। ये देखो पैरेलल लाइंस है, क्लियर है ना, ये पैरेलल लाइंस है। तो तुमने एक चीज देखी, इंटरसेक्टिंग लाइन में एक पॉइंट हमें कॉमन पॉइंट मिल जाता है, लेकिन अगर हम पैरेलल लाइंस के बारे में अगर बात करें तो मतलब होगा बोथ लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट, मतलब इन दोनों लाइन के बीच में कोई भी हमें कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर ये अगर मैं ऐसी लाइन बना देता तो ये भी तो पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि इनमें भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो देखो उनको मैं ये चीज समझाना यहां पर चाह रहा हूं कि लाइन का कभी भी फाइनाइट पॉइंट नहीं होता है। मतलब अगर ये लाइन ऐसी जा रही है तो ये सीधी ऐसी चली जाएगी और ये लाइन ऐसी चली जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं पर कट होगी। और दो लाइनें जिनके बीच में कहीं पर भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। यानी तुम यहां पर बोलोगे बोथ लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट, हैव नो कॉमन पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इसके बाद 6 वाला पॉइंट हमारे पास आता है, एक वर्ड यहां पर समझो, पहले कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पहले समझ लो कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पहले समझ लो, उसके बाद हम बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या क्या। तो देखो यहां से कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो मतलब एक लाइन पर, मतलब दो या दो से अधिक पॉइंट अगर एक लाइन पर अगर लाई कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। मतलब मान लो ये तुम्हारे पास लाइन है एक ए और बी, अब इस पर पॉइंट सी आ गया और डी भी आ गया, तो मतलब ए बी सी और डी ये चारों पॉइंट तुम्हारे कोलिनियर पॉइंट हैं। कोलिनियर का मतलब समझ लो, क्योंकि ये वर्ड हम इसलिए बता रहे हैं, इसके बाद हम एक वर्ड पढ़ेंगे कोप्लेनर। अभी वर्ड यहां पर आया कोलिनियर, तो कोलिनियर का मतलब है एक या एक से अधिक पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, टू एंड मोर देन 2 पॉइंट्स लाई एट द सेम लाइन, देन द पॉइंट्स इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है इतना? अभी तक हम लोगों ने कोइंसिडेंट लाइन के बारे में समझा था, मतलब कोइंसिडेंट पॉइंट्स कोलिनियर। हमने कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में समझा था। कोलिनियर पॉइंट के बारे में मैंने तुम्हें ये बता भी दिया था कि दो या दो से अधिक पॉइंट अगर एक ही लाइन पर अगर लाई करेंगे तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब एक वर्ड हमारे पास आता है कोप्लेनर। देखो कोप्लेनर का मतलब पहले समझ लो, कोप्लेनर का मतलब समझ लो सभी। कोप्लेनर का मतलब यह है कि एक प्लेन का मतलब होता है जैसे मान लो एक्स और वाई, ये तुम्हारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। देखो एक प्लेन पर, जैसे अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो इस वाले क्वाड्रेंट में दो या दो से अधिक या जितनी लाइनें इसमें लाई कर जाएं, जितनी लाइन इसमें लाई कर जाए, मान लो ये लाइनें हैं सभी, तो ये सभी लाइन तुम्हारी कोप्लेनर लाइन होंगी। क्लियर है? कोप्लेनर का मतलब ये होता है सेम प्लेन, यानी कि कोप्लेनर फिगर हो सकते हैं, कोप्लेनर लाइंस हो सकती हैं, कोप्लेनर ट्रायंगल्स हो सकते हैं, कोप्लेनर सर्कल्स हो सकते हैं। तुम्हारा सिर्फ टारगेट कोप्लेनर का सिर्फ इतना है, मीनिंग ऑफ कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन। जैसे अगर हम यहाँ लाइंस की बात करें, कोप्लेनर लाइंस क्या होती हैं, तो मतलब ऑल दीज लाइंस आर इन अ सेम प्लेन, देन दीज लाइंस आर कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर का मतलब सिर्फ ये होता है कि मतलब एट सेम प्लेन, सेम प्लेन। क्लियर है इतना? मतलब एक ही प्लेन पर अगर सर्किल की बात करें, एक प्लेन पर जैसे ये वाला क्वाड्रेंट हमारा है, इस पर एक ये सर्किल बन गया, एक ये सर्किल बन गया, ये सर्किल बना, ये बन गए सर्किल। अगर एक ही प्लेन पर डिफरेंट सर्किल बन रहे हैं तो ये सभी सर्किल तुम्हारे कोप्लेनर सर्किल होंगे, एक ही प्लेन पर बनना। क्लियर है ना? वरना हमारे पास प्लेन तो एक्स वाई जेड यानी कि 3 प्लेन होता है, 3D फिगर होता है। ये अभी 2D है, 2 डायमेंशनल, इसमें एक्स एक्सेस होता है और वाई एक्सेस होता है। देखो
इंट्रोडक्शन हम यूक्लिड ज्योमेट्री का तुम्हें सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं कि मतलब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि हम अगर जिन पॉइंट्स के बारे में आगे बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए। तो इसलिए अभी ये बेसिक थ्योरी चल रही है, यूक्लिड्स की बेसिक थ्योरी है। इन्होंने कोप्लेनर के बारे में तुम्हें बता दिया। इसके बाद तुम्हारे पास टॉपिक ये आता है, इसके बाद तुम्हारे पास ये टॉपिक आता है कि सर्किल जो है, सर्किल के किसी भी एक पॉइंट से, बोर्ड पर पहले सभी देना, सर्किल के किसी भी एक पॉइंट से केवल हम एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो मतलब टेंजेंट का समझ लो। टेंजेंट का मतलब होता है ए लाइन विच टचेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। एक लाइन जो सर्किल की सर्कमफ्रेंस को टच करे उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। मतलब ये तुम्हारा टेंजेंट है, टेंजेंट, समझो पहले इधर। अब इनका नेक्स्ट पोस्टुलेट ये था, दो पहले तो टेंजेंट के बारे में समझ लो। ए लाइन विच टचेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, ठीक है, इज कॉल्ड टेंजेंट, इज कॉल्ड टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट के बारे में क्या लॉजिक है यहां पर। टेंजेंट के बारे में ये लॉजिक है कि एक पॉइंट से, जैसे मेरे पास ये वाला पॉइंट दिया गया ए, लाइन तुम्हारे पास है सी और डी, लाइन तुम्हारे पास सी डी है और ए पॉइंट पर सर्किल को टेंजेंट टच कर रहा है। तो जो पॉइंट टच करता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोर्ड पर सभी ध्यान देना। मतलब वो पॉइंट जिसके कारण लाइन सर्किल के कांटेक्ट में आती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस वाले पॉइंट से, अब पोस्टुलेट को पहले समझो। पोस्टुलेट ये है, कुछ मतलब क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ड्रॉ अ पॉइंट। मतलब कितने टेंजेंट को तुम एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हो। तो सर्किल के एक पॉइंट से केवल हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। उसका रीजन है सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ये सर्किल बना दिया, ये लाइन तुमने ड्रॉ कर दी, ये इसको टच कर रही है इस वाले पॉइंट पर। अब तुम सोच रहे हो कि मैं यहां से लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन इसको टच नहीं करेगी। ये देखो यहां पर अगर हम इस फिगर को अगर एग्जैक्ट अगर बनाते तो इस लाइन ने सर्किल की बॉडी को कट कर दिया। अब तुम ये मान लो जैसे तुम ये वाली लाइन बनाना चाह रहे हैं, यहां से दो सर्किल की बॉडी को इसने कट किया है। मतलब तुम डिफरेंट लाइन को ड्रॉ करो, केवल एक ऐसी लाइन होगी जो सर्किल को इस पॉइंट से टच करेगी। तो मतलब ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉ अ सिंगल पॉइंट ऑफ ए सर्किल, ठीक है ना। मतलब सर्किल के किसी भी सिंगल पॉइंट से केवल हम एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कि मतलब हाउ मेनी टेंजेंट कैन ड्रॉ इन अ सर्किल। मतलब एक सर्किल में देखो एक पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ अ पॉइंट ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल। देखो ये तो ये कंसेप्ट हमारा अलग है, लेकिन अब मैंने थ्योरी को थोड़ा चेंज किया है। थ्योरी अब हमने ये बोली है कि सर्किल के एक सर्किल में, ये जो सर्किल हमारा बना हुआ है इसमें हम कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर हमारा आएगा इनफाइनाइट। दो कैसे, मान लो ये तुमने टेंजेंट एक यहां ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट तुमने एक यहां ड्रॉ कर दिया और ये टेंजेंट तुमने एक यहां पर ड्रॉ, मतलब ऐसे तुम इनफाइनाइट टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो। तो क्वेश्चन का डिफरेंस पहले समझो। क्वेश्चन अगर तुमसे ये पूछा जा रहा हाउ मैनी टेंजेंट कैन ड्रॉ अ सर्किल, अ सर्किल का मतलब पॉइंट की बात नहीं कर रहे, एक सर्किल में हम कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस केस में आंसर हमारा आएगा इनफाइनाइट। लेकिन अगर थ्योरी तुमसे ये बोली जाए, क्वेश्चन ये बोला जाए तुमसे हाउ मैनी टेंजेंट कैन ड्रॉ अ सिंगल पॉइंट ऑन द सर्किल, मतलब कि सर्किल के सिंगल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो ओनली वन टेंजेंट। क्लियर है इतना। अब देखो अगर क्वेश्चन इसमें से ही अगर वो बनाना चाहे ना तो एक डिफरेंट क्वेश्चन ये भी तुम्हें दे सकता है, हाउ मैनी पेयर ऑफ टेंजेंट, या पेयर ऑफ पेयर छोड़ दो, हाउ मैनी टेंजेंट, ठीक है, कैन ड्रॉ अ सर्किल विच इज पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ऐसे कितने टेंजेंट तुम एक सर्किल में बना सकते हो जो मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो। तो देखो
कितने बना सकते हो, कितने बना सकते हो, तो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं। एक हमने ये बना दिया, एक हमने ये बना दिया, ये सब पैरेलल ही थे। लेकिन हम तुमसे अगर ये बोले कि तुम एक मतलब एक टेंजेंट से कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, किसी भी वन टेंजेंट से कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, तो सिंगल टेंजेंट से केवल एक और टेंजेंट पैरेलल हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट पैरेलल नहीं हो सकता। तो एक सर्किल में एक टेंजेंट के सामने सिर्फ दो टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, और पैरेलल टेंजेंट बना तो तुम इनफाइनाइट सकते हो। क्लियर है इतना? बताओ किसी कोई डाउट हो? लास्ट टॉपिक हमारा टेंजेंट था। टेंजेंट में मैंने तुम्हें यह समझा दिया था कि टेंजेंट कोई भी लाइन अगर सर्किल को टच करके जा रही है तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। कोई भी लाइन अगर सर्किल को टच करके जा रही है तो हम उसको टेंजेंट बोलते हैं। और मैंने तुम्हें यह भी बता दिया था इसमें कि जिस पॉइंट पर टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सर्किल के एक पॉइंट से केवल हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी कल बता दिया था मैंने। और ये भी समझा दिया था तुम्हें कि सर्किल पर सर्कमफ्रेंस पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं। और एक बार में एक टेंजेंट के पैरेलल सिर्फ एक टेंजेंट बन सकता है, मतलब एक बार में सिर्फ दो ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा टेंजेंट पैरेलल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाली प्रॉपर्टी क्या है, इस पर ध्यान दो। प्रॉपर्टी ये है, ये हमारा सर्किल है, ये सेंटर है, समझना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको देख लो। ये हमने टेंजेंट यहां पर ड्रॉ किया है, टेंजेंट ये वाला, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये मान लो ए है, ये लाइन हमारी बीसी लाइन है, बीसी लाइन है, और बीसी लाइन सर्किल को ए पॉइंट पर टच कर रही है, तो ए वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो सेंटर से, सर्किल के सेंटर से अगर मैं इस वाली लाइन को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर लाइन ड्रॉ कर दें तो वो जो लाइन होगी यानी कि जो रेडियस होगा वो उस समय उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एंगल कितना देगा, हमेशा 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम रेडियस से लाइन ड्रॉ करें तो एंगल हमें 90 डिग्री मिलता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद जैसे इसकी नेमिंग अगर हम कर दें तो एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां लिख दो ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एक तो ये टेंजेंट के बारे में। दूसरी प्रॉपर्टी ये है टेंजेंट के बारे में, ये मान लो पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी टेंजेंट के बारे में ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम सिर्फ एक बार में दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और उन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। जैसे हमने यहां पर ये सर्किल बना लिया, ये हमने यहां पर सर्किल बना लिया, ये वाला पॉइंट तुम्हारा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट ए हो गया ये वाला। इस वाले पॉइंट से सर्किल पर तुम एक बार में सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक बार में सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट पी और ये वाला पॉइंट क्यू, और जिसमें ए पी बराबर ए क्यू होगा। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं और उन दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होगी, यानी कि ए पी बराबर ए क्यू। तुम ऐसा मत समझ लेना सर ने ये बोला कि केवल टच करें, तो तुम जाओ और ऐसे करके टच कर दो केवल इसको कि ये भी टेंजेंट हो गया। टेंजेंट का मतलब टच करना नहीं होता है। मैंने तुम्हें बताया टेंजेंट हमें सिर्फ लाइन से मिलता है। लाइन का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल मतलब उसका जो फाइनल पॉइंट हो वो इनफाइनाइट पर लाई करना चाहिए। ये भी पॉइंट इनफाइनाइट पर है और ये वाला पॉइंट भी इनफाइनाइट पर है, लेकिन ये वाला पॉइंट इनफाइनाइट पे नहीं है। ये एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट से कभी हमें टेंजेंट नहीं मिलता है। देखो टेंजेंट से ही एक कोरिलेटेड वर्ड आता है सीकेंट, पहले समझना। सीकेंट, लाइन की बात की मैंने यहां पर,
टेंजेंट का मतलब होता है कि सर्किल को टच करना, टेंजेंट है। और सीकेंट का मतलब ये होता है कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब सर्किल को एक ऐसी लाइन जो सर्किल को दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करे, उसको हम सीकेंट बोलते हैं। जैसे ये दो डिफरेंट पॉइंट हो गए, तो ये हमारा सीकेंट है, ये हमारा सीकेंट है। सीकेंट का लॉजिक समझ पा रहे हो? ऐसी लाइन जो सर्किल को टच कर रही है, टेंजेंट है। ऐसी लाइन जो सर्किल को दो डिफरेंट पार्ट पर कट कर रही है, सीकेंट है। और तुम क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हाउ मैनी सीकेंट कैन ड्रॉ अ सर्किल, तो एक सर्किल में तुम इनफाइनाइट सीकेंट ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मान लो हमने यहां पर पॉइंट एक दे दिया ए और बी, ये तुम्हारे पास दो पॉइंट हो गए। अब मैं तुमसे ये बोलूं हाउ मैनी सीकेंट पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, तो ओनली वन, क्योंकि इस वाले पॉइंट से सिर्फ एक ही सीकेंट पास हो सकता है। मान लो तुमने एक सीकेंट इससे पास करा दिया, एक सीकेंट इससे पास करा दिया, लेकिन दोनों से तो नहीं हुआ पास ना, दोनों से एक बार में सिर्फ एक ही सीकेंट पास हो सकता है। क्लियर है? तो यानी कि हाउ मैनी सीकेंट कैन ड्रॉ अ सर्किल, इनफाइनाइट सीकेंट। और एक बार में पॉइंट से, दोनों पॉइंट से सीकेंट सिर्फ एक ही बन सकता है। सीकेंट का मतलब समझ गए? सीकेंट क्या होते? अब सीकेंट से ही कोरिलेटेड वर्ड एक आता है हमारे पास, कॉर्ड। समझना पहले इधर, इससे कोरिलेटेड वर्ड आता है कॉर्ड। सीकेंट की डेफिनेशन क्या है, तो इसके बारे में वही हम पढ़ेंगे। पहले सीकेंट की डेफिनेशन पर ध्यान दो। डेफिनेशन हमने ये बताई, लाइन सेगमेंट नहीं बोला मैंने, लाइन बोला। यानी ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल, ठीक है, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो मैंने तो यहां पर ये लिख दिया टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट और डिफरेंट मतलब सेम है, डिफरेंट का ही मतलब अलग अलग है और डिस्टिंक्ट का ही मतलब है। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करे, मतलब ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट। तो सीकेंट का मतलब समझ गए? अब यहां पर कॉर्ड का सिर्फ इतना ही मतलब है, कॉर्ड कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। कॉर्ड का सिर्फ इतना ही मतलब है कि यहां पर हमने लाइन यूज की है और कॉर्ड में लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट टू डिफरेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। लाइन सेगमेंट एक मीजरेबल डिस्टेंस, क्योंकि कॉर्ड की लेंथ को हम मीजर कर सकते हैं। क्लियर है? बताओ कोई डाउट हो? ठीक है, बोर्ड पर सभी ध्यान दो। अभी मैंने तुम्हें एक पॉइंट और समझाया था यहां पर, कॉर्ड के बारे में सभी ध्यान दो। ये हमने यहां पर सर्किल ड्रॉ कर लिया, सर्किल हमने ड्रॉ किया। इस सर्किल को एक लाइन सेगमेंट ने, इस सर्किल को एक लाइन सेगमेंट ने दो डिफरेंट पॉइंट पर कट किया। जब इसको दो डिफरेंट पॉइंट पर कट किया तब ये कॉर्ड है। और हमने जो वर्ड यूज किया है वो वर्ड है तुम्हारा लाइन सेगमेंट। डिफरेंस समझना पहले। अभी मैंने सीकेंट, जो प्रीवियस टॉपिक हमारा सीकेंट था, सीकेंट में ओनली लाइन थी और इसमें लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है एक मीजरेबल डिस्टेंस जिसको हम मीजर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर हम कॉर्ड को डिफाइन करें तो तुम लिखोगे यहां पर ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द सर्किल in two distinct point। हमने यहां पर लाइन सेगमेंट की बात की है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस सिर्फ लाइन है। देखो कॉर्ड हमने इसमें तुम्हें समझाया, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। ये सर्किल का सेंटर है, समझना, ये सर्किल का सेंटर है। क्वेश्चन ये आता है कि तुम एक सर्किल में कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये भी तुमसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने अभी टेंजेंट में तुमसे पूछा था कि एक टेंजेंट के बराबर में तुम कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो ओनली टू टेंजेंट। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये इसमें भी बनता है कि एक कॉर्ड के पैरेलल तुम कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो? तो तुम इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हो। तुम कितने भी कॉर्ड ड्रॉ कर लो, यानी कि इनफाइनाइट कॉर्ड पैरेलल भी ड्रॉ हो जाएंगे और वैसे भी ड्रॉ हो जाएंगे।
लेकिन अब इसमें से एक नई चीज निकल कर आती है, एक कॉर्ड, पहले समझना, ये सेंटर है, सेंटर से कॉर्ड पास हो रहा है, सेंटर से, ये मान लो CD कॉर्ड है हमारा, तो एक कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल। जो कॉर्ड सेंटर से पास होता है वो सर्किल का डायमीटर होता है। अब तुम डायमीटर को और कैसे डिफाइन करोगे, तुम ये भी बोल सकते हो कि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। जो कॉर्ड सेंटर से पास होगा वो सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, और सबसे बड़ा कॉर्ड ही सर्किल का डायमीटर होता है, जो कि सर्किल को बराबर 2 पार्ट में ब्रेक करता है। ये चीज समझ पा रहे हो? तो यानी कि अब यहां से एक नया वर्ड आ गया डायमीटर। अब यहां से वर्ड आ गया हमारा डायमीटर। डायमीटर का मतलब है, लिखोगे यहां पर, डायमीटर को 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हो, यानी कि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर, इज कॉल्ड डायमीटर। एक तो ये डेफिनेशन है लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। और अगर तुम डिफाइन करना चाहो तो तुम क्या बोलोगे, एक कॉर्ड passes through the center of the circle is called diameter। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होता हो, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। या तुम ये भी बोल सकते हो, एक कॉर्ड which divide the circle equally in 2 parts then the chord is called diameter। मतलब हमने इसमें तुमसे क्या बोला, यहां पर तुम यही बोल सकते हो, एक कॉर्ड डिवाइड द सर्किल इन 2 पार्ट, ठीक है, इन 2 पार्ट, ठीक है। देन द कॉर्ड लिख दो यहां पर, देन द कॉर्ड is called diameter of the circle। मतलब इसमें से तुम डायमीटर की कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। अभी तुम इसको समझना, ये मैंने तुम्हें डायमीटर के बारे में समझा दिया। अब डायमीटर के बारे में मैंने तुम्हें समझा दिया, मतलब ये सर्किल है, ये सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट पास होती है तो ये तुम्हारा डायमीटर, ये वाला पॉइंट O। अगर डायमीटर अगर ये है तो OA और OB ये रेडियस होता है सर्किल का, OA बराबर OB ये बराबर भी होंगे, और ये सर्किल का रेडियस होता है। तो मतलब देखो यहां से रेडियस की अगर हम बात करें यहां पर, तो रेडियस तुम्हारा इस फिगर के अकॉर्डिंग OA बराबर OB, ये दोनों ही तुम्हारे रेडियस हैं, दोनों ही रेडियस है, और AB पूरा तुम्हारा क्या है, डायमीटर। मतलब डायमीटर का आधा रेडियस है। तो तुम यहां पर ये लिखोगे कि रेडियस को अगर डिफाइन करो, द हाफ लेंथ ऑफ द डायमीटर, ठीक है, डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। अभी हम लोगों ने, बोर्ड पर ध्यान दो सभी, अभी हम लोगों ने ये देखा था, रेडियस को डिफाइन करना सीख लिया था, ठीक है, रेडियस क्या होता है। अब इसके बाद अब हम ज़्यादा इस पर डीपली नहीं जाएंगे, केवल 2 बातें इसकी और समझ लो जो हमें समझनी पड़ेंगी। देखो सर्किल के बारे में पढ़ा है तो जानना भी जरूरी है। ये हमारे पास सर्किल है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ये O मान लो और ये AB मान लो, समझना पहले इधर, ये हमारा कॉर्ड हो गया। कॉर्ड के नीचे का जो एरिया है, पहले समझो, ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर का मतलब होता है छोटा। नीचे वाला जो पूरा जो एरिया है ना, नीचे वाला कॉर्ड के नीचे का जो टोटली एरिया है, ये हमारा माइनर सेगमेंट है, और कॉर्ड के ऊपर वाला जो एरिया है ये हमारा मेजर सेगमेंट है।
मेजर सेगमेंट, ठीक है। एक तो सर्किल के बारे में ये था कि सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट का मतलब तुम्हें मैंने समझा दिया, ये नीचे वाला माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। अब अगर मैं यहां पर ये सर्किल ड्रॉ करें तो सुनो पहले इधर, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन है तुम्हारा माइनर सेक्टर, और ये ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन ये तुम्हारा मेजर सेक्टर है। देखो सेक्टर वर्ड मैंने ये क्यों समझाया, उसका भी एक रीजन है, समझो पहले इधर। ये एंगल से इसका एरिया कंप्लीटली एंगल पर डिपेंड होता है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर तुम्हारे अभी स्लैब तुम्हारे अभी स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन जब हमने सेक्टर के बारे में पढ़ा है तो थोड़ा समझ लो। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मतलब इस सेक्टर का पूरा जो एरिया है वो डिपेंडेंट इन थीटा, मतलब थीटा का मतलब एंगल, ये एंगल पर डिपेंड करता है। अगर हमारा एंगल कम ज़्यादा होगा तो एरिया पर भी इफेक्ट पड़ेगा, अगर एंगल को कम ज़्यादा करें तो एरिया पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब जो सेक्टर है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया टोटली डिपेंडेंट ऑन एंगल, ठीक है। इफ इंक्रीज द एंगल देन द एरिया इज ऑल्सो इंक्रीज, एंड डिक्रीज द एंगल देन द एरिया इज ऑल्सो डिक्रीज। तो देखो यहां से अगर एंगल के इंक्रीज होने पर एरिया इंक्रीज हो रहा है और एंगल के डिक्रीज होने पर एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्लास 8th का टॉपिक है, एक इनवर्सली रिलेशन और एक डायरेक्टली रिलेशन, प्रोपोर्शनल वाले टॉपिक में, टाइम एंड वर्क वाले में। तो ये रिलेशन हमारा डायरेक्ट है। तो देखो समझाना हम इसमें क्या चाह रहे हैं, अगर एंगल हमारा, समझो पहले इधर, इन केस ऑफ सेक्टर, इन केस ऑफ सेक्टर अगर एंगल हमारा थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मान लो ये वाला पोर्शन मैंने बाहर निकाल दिया, ये एक सेक्टर का ही तो पार्ट है, मतलब सर्किल का पार्ट है, तो ये सेक्टर ही तो हुआ। अभी यहां पर थीटा है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब ये 90 डिग्री होगा तो ये इस कैटेगरी से होगा, ये 90 डिग्री हो गया। सेक्टर का एंगल अगर 90 डिग्री हो गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ द सर्किल, क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ द सर्किल। सर्किल का 1/4 हिस्सा, क्लियर है, क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ द सर्किल। तो इतना अभी सफिशिएंट है सर्किल के बारे में समझने के लिए कि माइनर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, या रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, परपेंडिकुलर लाइंस। एक नया टॉपिक हमारे पास आ गया, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या है, पहले इसके फिगर की तरफ ध्यान दो सभी। दो लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में कट कर गई, ए बी सी और डी, और एंगल हमें मिल रहा है 90 डिग्री। तो इन दोनों लाइंस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, यानी इनको अगर हम लिखना चाहें तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी परपेंडिकुलर सी डी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, तो ए बी परपेंडिकुलर सी डी लिख दिया मैंने। तो अब ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अब तुम इन परपेंडिकुलर लाइंस को अगर तुम डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन करने का सरल तरीका क्या है, मतलब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट तो हो रही हैं, परपेंडिकुलर लाइन होने के साथ ये तुम्हारी इंटरसेक्टिंग लाइन भी है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइंस होती हैं कट करने के बाद हमें एक कॉमन पॉइंट देती हैं, वही तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो तुम यहां पर लिखोगे इफ द लाइन ए बी एंड सी डी, इस पर ध्यान देना, फिगर के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन को बना रहे हैं। इफ द लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे, ठीक है, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेक द एंगल 90 डिग्री, देन बोथ लाइंस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब दो लाइंस को इस तरीके से हमने इंटरसेक्ट कराया, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, जो पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन है
वो वहां पर एंगल हमें कितने डिग्री मिल जाए, 90 डिग्री, तो उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। यानी तुम यहां पर लिखोगे इफ लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इन सच अ वे, इन सच अ वे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the point of intersection make the angle 90 degree, then both lines are perpendicular lines. कोई भी डेफिनेशन तुम्हें याद नहीं करनी है, सिर्फ फिगर से ही समझो, फिगर से ही सिर्फ समझ लो। जैसे मैं अगर तुमसे यहां पर ये बोलते, जैसे काफी और भी कंसेप्ट आएंगे हमारे आगे, जब इनको मैंने अभी लाइन को जब ड्रॉ किया तो लाइन हमने किस तरीके से बनाई कि इनके बीच में एंगल हमें 90 डिग्री मिल जाए, तो यही इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। इनको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, नोट करो इसको। अगर ये जो कॉर्ड है, जैसे माइनर और मेजर वाली बात की है, तो ये वाला जो कॉर्ड है अगर सेंटर से ऊपर पहुंच जाता है तो ऊपर वाला माइनर और नीचे वाला मेजर, मतलब जो छोटा एरिया होगा वो माइनर और जो बड़ा होगा वो मेजर। अब लेकिन अगर कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से ही पास होता है, मान लो सेंटर पे ही पड़ेगा कॉर्ड, तो माइनर और मेजर क्या होगा, तो माइनर मेजर कुछ भी नहीं होगा अगर ये दोनों जो एरिया होंगे वो तुम्हारे सिर्फ इक्वल सेगमेंट होंगे, नो माइनर नो मेजर, क्योंकि माइनर का मतलब छोटा, मेजर का मतलब बड़ा, ठीक है। तो नो माइनर नो मेजर, इक्वल सेगमेंट। क्वेश्चन सही है, तुमसे ये पूछा गया इसमें, जैसे क्वेश्चन ये भी आता है कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हो, बोर्ड पर सभी ध्यान देना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, माइनर और मेजर, ये माइनर है और ऊपर वाला मेजर है, तो ये तुम्हारे यूज में अभी नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हें सेक्टर के बारे में समझा दिया तो सेगमेंट के बारे में भी समझ लो। तो जैसे अगर तुम्हें ये निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, समझना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तुम्हें निकालना है यहां से, तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है।